हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ पृथ्वीराज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी फॉर फिजिक्स में। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम दूसरे लेक्चर में आ गए हैं और आज की जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नंबर 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस। तो सबसे पहले ये है क्या, मतलब क्या हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम ऐसे बात करने वाले हैं कि जब बहुत सारे चार्जेस एक साथ हों तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा और कैसे होगा। तो हम मानते हैं कि ये जो हमारा है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। और यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और उससे कुछ दूरी पर एक Q1, Q2, Q3 और डैश डैश ऐसे ही Qn चार्ज रखे हुए हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से है R1, R2, R3 और ऐसे ही Rn। तो अब हमें ये जानना है कि इन सब की वजह से Q1, Q2, Q3 और Qn की वजह से Q नोट पर कितना फोर्स लग रहा है और कैसे फोर्स लग रहा है। तो ये सब जानने के लिए जो बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से है कि सभी चार्जेस का सम होगा लगने वाले टोटल क्यू नोट पे फोर्स के। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं इसे। तो बात करते हैं, हमने जो पढ़ा है कूलाम लॉ पढ़ा है। कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो कुछ ऐसे होगा एफ नॉट वन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं और इससे हमने फाइंड भी किया था। हम कुछ इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। आपको बताया था मैंने पहले लेक्चर में R1 क्यूब और यहाँ पर R1 वेक्टर। ठीक है, अब ऐसे ही Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा, F01। अब ऐसे ही Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स जो होगा F0, वो भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट Q1 अपॉन R2 का क्यूब आर वेक्टर आर। ठीक है, ये जो एक्चुअल में है क्या शो करता है, डायरेक्शन में शो करता है। ठीक है, अब ऐसे ही एन के लिए जो होगा वो भी कुछ इसी तरह कैसे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन आर एन का क्यूब और डॉट आर एन वेक्टर। ठीक है, जो R1 R2 है ये पोजीशन वेक्टर है। तो R1 R2 डैश 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 Rn क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो समझते हैं अब जो लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा F0 इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डैश 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 F0n। मतलब सारे फोर्सेस के सम के इक्वल। तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q0 समेशन I टेंस टू 1 और यहाँ पर QI अपॉन RI की पावर 3 और वेक्टर RI। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सुपरपोजिशन को। तो इसका मतलब ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जब बहुत सारे चार्जेस आपस में एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनमें एक नेट फोर्स लगाते हैं किसी एक चार्ज पे जो उनके सम के इक्वल होता है, जो उन पे लगने वाले सारे फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। तो अब जब फोर्स है तो ऑब्वियसली इनमें डायरेक्शन भी होगी। अब देखते हैं इनकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी। देखिए जैसे क्या है, ये है Q0 और यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है R1, यहाँ पे R2 और ये R3 और सारे ही सब पे चार्ज जो है पॉजिटिव है और मान लेते हैं इस पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन होगी वो यहाँ होगी। ठीक है, अब जो इसकी वजह से लगने वाली डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये होगी F02। अब दोनों की वजह से डायरेक्शन डिफरेंट है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि फोर्स दो डायरेक्शन लगेगा, नहीं, फोर्स लगेगा इनके रिजल्टेंट डायरेक्शन में जो कि हमने पैरेललोग्राम लॉ से पढ़ रखा है। ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ होगी। ठीक है, अब कहानी यहाँ आती है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे इसलिए बाहर की तरफ था। अब ये जो चार्ज है ये निगेटिव है तो इसकी वजह से जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे है कि इन दोनों की डायरेक्शन बड़ी डिफरेंट है। तो बिल्कुल सेम जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट के बराबर हुआ था, अब इन पे लगने वाला नेट फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो कुछ हम इस तरीके से देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग। थोड़ा सही से करके अच्छे तरीके बनाते हैं हम, देखिए। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग तो जो नेट टोटल फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी कुछ इस तरीके से F0 1 2 3। तो ये होगा नेट फोर्स। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि जो मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे अगला जो हमारा कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि चार्जेस बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे काउंटिंग वाले थे बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबके लिए हम कुछ अलग अलग तरीके से हम फाइंड करेंगे और सबके पैरेललोग्राम लॉ से हम उनका सम करेंगे और उनके रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करेंगे और फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये है, इसमें क्या है 1/4πε0 Q0 समीशन QI RI का क्यूब और वेक्टर RI। ठीक है, जहाँ पे RI शो करता है क्या, डायरेक्शन को। ठीक है, फोर्स है तो एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो ऑब्वियसली डायरेक्शन तो शो करे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सब समझ में आ गया हो। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? तो बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दो सब टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अपने आप में तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। तो सबसे पहले समझते हैं हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि चार्ज का कहीं भी रेंडमली बटा होना। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कहीं भी
कहीं चार्ज ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं का चार्ज कम हो सकते हैं। एक प्लेट है, एक हमने प्लेट मानी है, एक मेटल प्लेट है जिस पे चार्ज का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से डिस्क्रीट है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत ही कम है। तो ये जो है, ये एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस कहाँ पे कितना चार्ज है, ठीक है? अब ऐसे ही आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आप में 3 तरह में बँटा हुआ है। सबसे पहले आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब चार्ज किसी लीनियरली किसी मैटर पर लीनियरली बटा हुआ हो। जैसे एक वायर हम लेते हैं, एक वायर है, अब इस पे चार्ज जो है वो लीनियरली बटा हुआ है, मतलब हर हिस्से में बराबर बटा हुआ है। जैसे मान सकते हैं कि इसका जो टोटल चार्ज है वो है 16 कूलम्ब, ठीक है? इस चार्ज पे जो इसकी लेंथ है वो हमने मानी, जो इसकी लेंथ है वो हमने मानी 8 सेंटीमीटर। तो जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, वो होगी Q अपॉन L। तो जो चार्ज डेंसिटी है, तो ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देगी 16 अपॉन 8 सेंटीमीटर, ठीक है? अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 कूलम्ब पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि हर 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इतना मानते हैं, 1 सेंटीमीटर इतना है, तो इस पर 2 कूलम्ब का चार्ज होगा, ठीक है? यही है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम इसे लिखें तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, जैसे dq इक्वल टू लैम्डा dl, ठीक है? अब अगर हम इसके एस्पेक्ट में लिमिट लेकर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें सारी वैल्यू मिल जाती हैं। जैसे यहाँ a से b तक है, तो हम यहाँ पे a से b तक इंटीग्रेशन करने पर हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम। जो सेकंड पोजीशन सेकंड बात है वो है सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो है सरफेस एरिया या फिर एरिया। तो नंबर 2 पे है सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब ये है कि किसी सरफेस एरिया पे जब चार्ज कॉन्टिन्यूसली बटा हो तो उसे सरफेस एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए, हम मानते हैं जैसे हमने एक सीट ली है, एक मेटल सीट है जो कि कंडक्टर है, इसके ऊपर जो चार्ज बटा हुआ है कुछ इस तरीके से लीनियरली बटा हुआ है, ठीक है? अब जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होती है क्यू अपॉन ए, जहाँ पे क्यू क्या है? टोटल चार्ज है, और जो ए है वो है एरिया, ठीक है? अब इसे भी मानते हैं कि अगर इस पर डिवाइडेड है तो उस पर टोटल चार्ज हमने मानते हैं, लेट हम मानते हैं कि जो क्यू है वो है 32 कूलम्ब, ठीक है? हमने नेट चार्ज जो मान लिया वो हमने 32 कूलम्ब मान लिया, और जो हमने एरिया माना है वो माना हमने 16, ऐसा करते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम एरिया मान लेते हैं। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी कुछ इस तरह से 32 अपॉन 4। आप अगर काटते हैं 8 टाइम, तो 8 कूलम्ब पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसका बहुत छोटा हिस्सा लें, इसका छोटा सा एरिया लें, जो क्या हो, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 1 हो, इसका मतलब जो एरिया हो वो क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब तब उस पर उसके उस हिस्से पर 8 कूलम्ब का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है? तो समझ पा रहे हैं बच्चों, चार्ज डेंसिटी कैसे काम करती है और क्या होती है? अब ऐसे ही अगला आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पर चार्जेस सरफेस पे ना बट के पूरे कंप्लीट मैटर के वॉल्यूम पे बटे होते हैं। वॉल्यूम चार्ज। अब
देखिए ना, अब इसे जो हम इसकी चार्ज डेंसिटी होती है, जो चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसे हम रो से नोट करते हैं और वो होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना? तो आप इसे भी देख सकते हैं कि मानते हैं कि हमारे पास एक क्यूबाइडल बॉक्स है, इस पे कंप्लीटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके वॉल्यूम पर। यहाँ भी हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है? हर जगह पे चार्ज यूनिफॉर्मली या कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे फिर से कुछ इस तरीके से कि जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी, मान लेते हैं जो क्यू की वैल्यू है, लेट क्यू की वैल्यू हम फिर से 32 कूलम मान लेते हैं और जो वी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। ठीक है? तो बात करते हैं 32 अपॉन 16 और ये मिल जाता है हमें 2 कूलम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम एक एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट वाले कोई क्यूबाइडल बॉक्स मानते हैं, इसके अंदर मानते हैं, तो उसका उस पे जो चार्ज बटा हुआ वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 2 कूलम। ठीक है? अब ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे बॉक्सेस मान सकते हैं और सबका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 2 कूलम होगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको चार्ज डेंसिटी समझा दी है और आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है? अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के आगे तरफ चलते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक अपने आप में बहुत बड़ा और ब्रॉड टॉपिक है जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, पर आज हम जो समझेंगे इसके फिनोमेना को समझने की कोशिश। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो किसी भी चार्ज के थ्रू क्रिएट हुआ ऐसा वर्चुअल फील्ड जिसके अंदर आने पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है, मतलब अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है, तो ऐसे एरिया या फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि एक क्यू नॉट चार्ज है, अब उसने एक एरिया में एक वर्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है जिसके अंदर बाहर कोई Q1 चार्ज है तो फोर्स फील नहीं कर रहा है, या फिर फोर्स फील भी कर रहा है तो बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। पर इसके अंदर आते ही एक फोर्स फील करता है, एक फोर्स फील करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव। तो ऐसे वर्चुअल फील्ड को, ठीक है, ऐसे वर्चुअल फील्ड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बड़ी ही आसान है। देखिए, डेफिनेशन ऐसा है कि हमें रटनी नहीं, हम डेफिनेशन को समझेंगे और समझने का बड़ा ही आसान तरीका है कि हम कोई चीज़ याद कर लें, फॉर्मूला याद कर लें या फिर हम डेफिनेशन याद कर लें। ठीक है? तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से अगर हम डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेशन ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है? तो लिख देते हैं हम इसे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the charge force per unit charge at a given point। ठीक है बच्चों? तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन जो मैंने बताई है ये भी हो सकती है कि एक ऐसा वर्चुअल फील्ड जिसके अंदर आने पर कोई अदर चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है, तो ऐसी वर्चुअल फील्ड को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है? तो बच्चों हम देखते हैं, तो यहाँ पे एफ जो है वो है न्यूटन
और चार्ज जो है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी SI यूनिट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब F की वैल्यू आपने पढ़ी है कूलाम लॉ से, तो वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे है एक और Q, ठीक है। अब इस Q से Q कट जाता है और बचता है क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि किसी चार्ज, जैसे ये हम मानते हैं ये है Q1, ठीक है। तो Q1 के वजह से उसके R दूरी पर क्रिएट हुआ एक वर्चुअल फील्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। कह सकते हैं कि हम कुछ इस तरीके से है, अगर R बढ़ता है या फिर R बढ़ता है, अगर हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, या और अगर इसके और थोड़ा पास जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। पर अगर हम दूर जाते हैं, यहाँ से हम दूर जाते हैं, तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो घटती जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R बढ़ेगा तो E घटेगा और E बढ़ेगा तो R घटेगा। इसी तरह हम चार्ज की बात करते हैं, अगर चार्ज जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, और जितने ही ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब किसी फोर्स को अगर हम उसके चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक